नमस्कार, 24 की खबर देखना आप शुरू कर चुके हैं। मैं आपके साथ कमल कौशिक। 2024 से पहले अब तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है कि कौन सी पार्टी कौन सी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। आपको महसूस हो भी गया होगा कि अब तो लग रहा है कि चुनावी साल आने को है। इससे पहले कौन नेता क्या कह रहा है, किस पार्टी में क्या गतिविधि चल रही है, आइए शुरुआत करते हैं 24 की खबर की। सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक की। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक बुलाने जा रहे हैं। ये बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बैठक होने वाली है 7 सितंबर को शाम को 4:30 बजे सुषमा स्वराज भवन में ये बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी टीम के साथ मंत्रणा करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं। सरकार की योजनाओं के बारे में फीडबैक कैसे लिया जा रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट कैसे काम कर रहा है, किस मंत्री का रिपोर्ट कार्ड कैसा है, आगे नीतियों को कैसे लागू करना है, कौन सी योजनाएं बनानी है, कैसे देश में विकास के काम को रफ्तार देनी है। केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्यों के साथ यही बातचीत होने जा रही है। चुनाव के मद्देनजर हर बैठक आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा अहम है। मंत्रियों से भी ये आग्रह किया जा सकता है कि आप डिपार्टमेंट में किए हुए कामों को जनता के सामने रखें, अपनी अपनी बातों को सामने रखें और इस टीम में मजबूती के साथ काम करने की क्षमता ही है। पीएम मोदी खुद मानते हैं और जानते हैं। लेकिन आगे और भी खबर ऐसी हैं जो 24 के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कांग्रेस पार्टी ज्यादा उत्साहित नजर आ रही है। 7 सितंबर की ही हम बात कर रहे हैं। 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा की वर्षगांठ मनाने का फैसला कांग्रेस पार्टी ने कर लिया। जी हां, राहुल गांधी वो चेहरा जो कि भारत जोड़ो यात्रा से सुर्खियों में आया था और कई राज्यों में ये भारत जोड़ो यात्रा चलाई गई थी। कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता और कांग्रेस आलाकमान काफी उत्साहित था भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। देश भर में राहुल गांधी को अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला था। ये कांग्रेस का बड़ा दावा था। देश भर के सभी जिलों में अब भारत जोड़ो यात्रा की वर्षगांठ मनाने का फैसला कांग्रेस पार्टी ने कर लिया। ये भी आपको बता दें कि पिछले साल की बात है, राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। कई राज्यों में यात्रा गई थी। कांग्रेस पार्टी का यह भी कहना है कि राहुल गांधी की यात्रा सफल साबित हुई थी और भारत को जोड़ने का जो काम राहुल गांधी ने किया वो पिछले कई सालों में किसी ने भी नहीं किया। इसलिए 7 सितंबर को दिन कांग्रेस पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन 24 की खबर में अब बात उस चेहरे की जो कि काफी ज्यादा अहम है 2024 के इलेक्शन को लेकर। इस समय अपने काम में जुट चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। मिशन 2024 को लेकर राजस्थान के दौरे पर वो थे। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित भी किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि गहलोत सरकार के जाने का फैसला हो चुका है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और साथ ही उनकी सरकार पर जमकर निशाना साधा। बड़ी बात यह है कि स्टालिन के बेटे उदयनिधि को भी जवाब दिया गया है। सुनवाते हैं आपको अमित शाह का बयान। 2 दिन से मैं देख रहा हूं, 2 दिन से सत्ता आपको चाहिए, मगर किस कीमत पर सत्ता चाहिए। 2 दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। और वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश के चित्रकूट पहुंचे। आप जानते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी आने वाले वक्त में चुनाव होने वाले हैं। अमित शाह ने बागडोर संभाली राजस्थान की, नड्डा मध्य प्रदेश की। उन्होंने स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन पर ही निशाना साध दिया। ये मुद्दा काफी गहराया हुआ है। उन्होंने कहा है कि डेंगू और मलेरिया की तरह सनातन धर्म को भी खत्म कर देना चाहते हैं। सुनिए क्या कुछ कहा गया। मतलब सनातन धर्म को जड़-मूल से समाप्त कर दो। जिस प्रकार उदाहरण क्या देता है सुन लो। उदाहरण देता है कि जैसे मच्छर, जैसे मलेरिया, जैसे डेंगू, जैसे कोरोना, इसको हम समाप्त करते हैं, वैसे ही सनातन धर्म को समाप्त कर दो। यह है परिवारवादी घमंडिया गठबंधन का घमंड। मतलब सनातन धर्म को तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म को खत्म कर देने चाहिए वाली टिप्पणी को लेकर चौतरफा निंदा हो रही है।
और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान सामने आया। उन्होंने कह दिया है कि राजनीतिक नेताओं को धार्मिक टिप्पणी करने से बचना चाहिए, नसीहत दी। और साथ ही ये भी कहा कि समाज में इससे विद्वेष पैदा होता है, ये एक असफल प्रयास है। सुनवाते हैं क्या कुछ कहा गया। देखिए, समाज के अंदर जो आपस में मेल मिलाप है, जो समरसता है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए एक शानदार ढंग से काम हो रहा है, उसमें यह विष घोलने का जो लोग काम करते हैं, इससे उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। और अच्छा होगा कि राजनीतिक जो नेता हैं, ये उनको धार्मिक मामलों में किसी भी प्रकार की बयानबाजी से बचना चाहिए। ये धर्माचार्यों का विषय है। धर्माचार्यों को 2024 के इलेक्शन में क्या समय बचा है? ज्यादा नहीं बचा है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने एक देश एक चुनाव को लेकर केंद्र सरकार की ओर से बनाई गई एक कमेटी, जिसमें उनका नाम भी शामिल था, ये 8 सदस्यीय कमेटी थी। लेकिन इस कमेटी में अधीर रंजन चौधरी का जो नाम लिया गया, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। अब देखिए इसमें किस किस के नाम थे। गृह मंत्री अमित शाह इसमें थे, बाकी भी लोग इसमें थे, बीजेपी के लोग इसमें थे, विपक्ष की तरफ से अधीर रंजन चौधरी का नाम सामने आया था। अब इस बारे में पत्र लिखकर जानकारी भी दी गई थी। और इस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। इस कमेटी का काम यह था कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कैसे बातों को देखा जाए, फैक्ट्स को खंगाला जाए और वो अध्ययन किया जाए, ताकि उस मुकाम तक पहुंच सके कि हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन हम करवा सकते हैं। लेकिन विपक्ष नाराज है इससे, विपक्ष अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है। अधीर रंजन चौधरी ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से सीधे सीधे संकेत दे दिया है कि वो इसके पक्ष में नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है और कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई का भी बयान सामने आ गया है। ये वही है जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव सदन में रखा था, संसद में रखा था। उन्होंने कह दिया है कि मैं जानना चाहता हूं कि क्या पहले सभी पक्षों से बात करने का फैसला लिया गया था? क्या ये जरूरी नहीं था? क्या उन्होंने यानी कि बीजेपी ने एनडीए के भीतर विभिन्न दलों से इस बारे में बात की है क्या? उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। मैं तो पहले ये जानना चाहता हूं कि क्या ये सर्वदलीय से बातचीत करना उचित नहीं है? क्या एनडीए में उन्होंने अलग अलग दलों से बातचीत की है? क्या इंडिया के जो अलग अलग दल हैं उनके प्रतिगण से बात की है कि कमेटी क्या होनी चाहिए, कैसे विचार होना चाहिए? इस विषय पे तो पहले भी कमेटी बैठ चुकी है, अलग अलग कमेटी ने अपनी राय दी है। तो आम आदमी पार्टी का भी रिएक्शन आना लाजमी था। आम आदमी पार्टी जो कि अब गठबंधन के साथ बंधन निभाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है, सवाल बड़ा है। लेकिन यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि ऐसा लगता है कि बीजेपी घबरा गई है, सरकार घबरा गई है। जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, नए नए तरीके सोचे जा रहे हैं, किसी तरीके से दोबारा बीजेपी की सरकार बन जाए, बस यही सोचा जा रहा है। अब आम आदमी पार्टी की तरफ से अगर सौरभ भारद्वाज ये कहते हैं तो इस पर बीजेपी का पलटवार आना लाजमी है, आएगा भी। लेकिन फिलहाल सौरभ भारद्वाज को सुनिए। ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार काफी घबराई हुई है, किसी तरीके से चुनाव जीतने की जुगत में है। और जब से इंडिया अलायंस बना है, नए नए तरीके सोच रहे हैं कि किसी तरीके से दोबारा भारतीय एक देश एक चुनाव पर जेजेपी क्या सोचती है? हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने खुद जवाब दे दिया है। उनके जवाब में सीधा सीधा लग रहा था कि वो इसके पक्षधर हैं और वो चाहते हैं कि एक देश में एक ही चुनाव होना चाहिए। इससे सरकार और राजनीतिक दल दोनों का पैसा बचेगा, खर्च बचेगा। सुनिए दुष्यंत चौटाला की प्रतिक्रिया वन नेशन वन इलेक्शन पर। इलेक्शन कमीशन पर इस विषय पर चंडीगढ़ आई थी, पार्टी की तरफ से खुल के कहा कि एक देश और एक चुनाव होना चाहिए। इससे जहाँ सरकार के खर्चे तो बचेंगे, वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज के भी खर्चे बचेंगे। आज लोकसभा के 6 महीने बाद विधानसभा है। पॉलिटिकल पार्टीज को उन प्रदेशों में एक साल चुनाव लड़ना पड़ता। राजस्थान में आज चुनाव शुरू हो गया, नवंबर में खत्म होगा, मार्च में फिर चुनाव आ जाएगा, उनको 10 महीने चुनाव लड़ना पड़ेगा।
वन नेशन वन इलेक्शन पर बीजेपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने एक बार फिर से प्रतिक्रिया दी है। खुलकर बोलते हैं, विस्तार से बोलते हैं और बहुत लंबा बोलते हैं। उन्होंने कहा है कि इससे खर्च की बचत होगी, उम्मीदवार और पार्टियां खर्च से बच पाएंगी, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि जब जब इलेक्शन आता है तो खर्चा तो होता है, प्रचार किया जाता है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए और विरोधी दल से भी आगे अपने आप को करने के लिए और जीतने के लिए सभी जी तोड़ मेहनत करते हैं, उसमें पैसा भी खर्च होता है। तो उन्होंने नसीहत दी कि ये सब कुछ बच पाएगा और ये दलील सत्ता पक्ष दे रहा है। सुनिए। क्या मानते हैं कि ये होना चाहिए या? देखिए, मेरे इसमें बड़ा स्पष्ट राय ये है कि 140 करोड़ का देश, 29 इसमें प्रांत और अनेक भाषाएं, अनेक हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति में विभिन्नता, हमारे कोई दुनिया का ऐसा धर्म नहीं जो इस देश में नहीं हो। हरियाणा की राजनीति में इन दिनों आम आदमी पार्टी खासा सक्रिय होती नजर आ रही है। भिवानी में शपथ ग्रहण समारोह था आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों का। यहां पर खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हौसला तो बढ़ा ही, साथ ही विरोधियों पर जमकर बरसे। खासकर उनका सीधा सीधा निशाना एक ही था, वो बीजेपी पर था। भिवानी पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए अपनी ओर से बातें कही कि आने वाले समय में बीजेपी का सफाया आम आदमी पार्टी करके रहेगी। बहुत कठिनाइयां आएंगी, बहुत मुश्किलें आएंगी, ताने भी देंगे लोग। अभी जैसे अनुराग ढांडा जी बता रहे थे, जब गांव में जाओगे, घर में जाओगे, पड़ोसी भी ताने देंगे, अरे कौन सी पार्टी में जुड़ गया, छोटी सी पार्टी है, खत्म हो जाएगी ये कल तक। पहले तो ये अमित शाह चारों तरफ कहते घूमते थे बस यूं कल ही खत्म कर देंगे, कल ही खत्म कर देंगे, करते करते हम पंजाब में भी आ गए। अब भिवानी में ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अपना राज्य पंजाब छोड़कर हरियाणा में प्रचार के लिए आए। आम आदमी पार्टी के एक तरह से यह प्रचार ही था। ऐसे में भगवंत मान ने मौजूदा गठबंधन सरकार पर निशाना साधा। उनके निशाने पर भी एक पार्टी थी, वो थी खासकर बीजेपी। उन्होंने कहा कि बीजेपी पार्टी जुमले की फैक्ट्री तैयार कर रही है, क्योंकि 2024 आ रहा है, बीजेपी अब जुमले बांटेगी। सुनिए उनका भी बयान क्या था। भारतीय जनता पार्टी की जुमला बनाने वाली फैक्ट्री 24 घंटे काम कर रही है, क्योंकि आगे जुमले बेचने का समय आ रहा है 2024 में। वो जुमले आपको बेचेंगे। अच्छे दिन आने वाले हैं, पता नहीं क्या क्या, 15 लाख आ जाएगा, 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे। हर बात जुमला, हर बात झूठी निकली। आने वाले वक्त में छत्तीसगढ़ में भी इलेक्शन है और कांग्रेस पार्टी चाहेगी कि फिर से सत्ता मिल जाए, लेकिन इसके लिए मेहनत तो बहुत ज्यादा करनी होगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ये जानते हैं कि अब कांग्रेस वाला कमान जब छत्तीसगढ़ में सक्रिय होगा तो उसके बाद बात बन जाएगी और फिर से हाथ में सत्ता आ जाएगी। इसी वजह से छत्तीसगढ़ में राजीव युवा मितान सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें खुद राहुल गांधी ने शिरकत की, जिसको लेकर अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने युवाओं को लेकर जो भी बातें कही है वो सही है, सटीक है। राहुल गांधी ने युवाओं को संदेश दिया था, ये भी कहा था कि युवाओं को राजनीति में ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए, देश युवाओं को चलाना है। आइए सुन लेते हैं क्या कुछ कहा भूपेश बघेल ने। भीषण गर्मी के बावजूद भी लोग राहुल जी को सुनने खड़े थे और राहुल जी ने जो बातें कही है कि ये देश युवाओं का देश है और 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अब तैयारी कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि टिकट बंटवारा कैसे होगा। कमलनाथ वो चेहरा है मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लिए जो सत्ता की दहलीज तक पहुंचाने में मददगार साबित हो सकते हैं। एकजुटता के साथ कांग्रेस पार्टी अगर काम करे तो बेहतर हो सकता है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ की तरफ से प्रतिक्रिया जाहिर हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हम सभी से चर्चा कर रहे हैं टिकट बंटवारे पर। हम किसी का काम करने का अपना तरीका है, हम अलग तरीके से काम करते हैं। हम चर्चा के बाद ही मानदंड बनाने वाले हैं। सब चर्चा हो रही है, सबसे सबका अपना तरीका होता है काम करने का। हम सबसे चर्चा कर रहे हैं और चर्चा
अभी सब ये सबसे चर्चा करके हम बनाएंगे। इस सबकी चर्चा हो रही है। चर्चाओं का बाजार गर्म है और चर्चा अलग अलग तरीके से हो भी रही है। आप जानते हैं कि स्पेशल सेशन सदन का यानी कि संसद का बुलाया गया है और स्पेशल सेशन को लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। ये चेहरा जो आप देख पा रहे हैं ये अपने बयानों के लिए बहुत जाना जाता है। महाराष्ट्र का चेहरा है लेकिन पूरे देश में मशहूर है। केंद्र की तरफ से विशेष सत्र बुलाया गया, कयास इन्होंने भी लगा दिए। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता और सांसद संजय राउत का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सुनने में ही आया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन और मणिपुर पर चर्चा करना चाहते हैं। विशेष सत्र पर विपक्ष की मांग है कि चीन और मणिपुर पर चर्चा करें। हमने पूछा है कि अगर ये सत्र की योजना आपने की है उसका कारण क्या है। हमें लगता है सुनने में आया है कि मोदी जी जो चाइना लद्दाख में घुस गया है उसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं, मणिपुर पर चर्चा करना चाहते हैं। चाइना ने जो एक मैप पब्लिश किया है जिसमें विपक्ष का बयान और सत्ता पक्ष का जवाब ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस बात को लेकर कोई जवाब नहीं है क्योंकि वो हमेशा खुलकर बोलते हैं। एक जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष को आड़े हाथों लिया। इंडिया गठबंधन को लेकर सीएम योगी ने कह दिया है कि ये दगाबाज और दंगेबाज फिर से पीएम मोदी को रोकने के लिए एकजुट होकर अब बैरियर बांधने में लगे हैं। भाइयों बहनों, एक डबल इंजन की सरकार है, डबल स्पीड से चलती है, केवल शिलान्यास नहीं करती है, शिलान्यास के साथ उद्घाटन भी करती है और योजना का लाभ बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को भी उपलब्ध कराने का कार्य करती है। और इसीलिए आज हम सब आपको कहने के लिए आए हैं, विकास की इस प्रक्रिया के साथ हमारी ये दौड़ निरंतर आगे बढ़ती रहे। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक तरफ विकास और राष्ट्र। ये तो बात थी यूपी के मुख्यमंत्री की, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश प्रेम कुमार धूमल क्या सोचते हैं ये भी जानना जरूरी हो जाता है। सीनियर लीडर हैं बीजेपी के हिमाचल प्रदेश में। आने वाले वक्त में यहां भी इलेक्शन है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने INDIA गठबंधन को लेकर निशाना साध दिया, फिर से अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने कह दिया है कि इंडिया गठबंधन तकरार से भरा हुआ है क्योंकि इंडिया गठबंधन में बहुत ज्यादा पार्टियां शामिल हो चुकी हैं। उनको लगता है कि पहले तो ये तकरार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये भी कहा अगर चुनाव लड़ेंगे भी तो ये गठबंधन 2024 में चुनाव भी हार जाएगा या फिर ये मौजूद ही नहीं रहेगा। आइए सुनते हैं प्रेम कुमार धूमल की ओर से क्या कहा गया। मुझे लगता है जो गठबंधन में शामिल है उनको उससे पहले भी काफी मुश्किल आ जाएगी। कोई ना कोई टकराव उनका होगा क्योंकि उनके हित आपस में टकराते हैं। कभी कोई बैटरी छोड़ के चला जाता है, कभी कोई छोड़ के चला जाता है। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर अपने बयान के लिए बहुत सुर्खियां बटोर लेते हैं। 2024 इलेक्शन से पहले ये जानते हैं कि जितना दिखेंगे उतना बिकेंगे, इसलिए कई बार ऐसे बयान दिए जाते हैं जिसके बाद चर्चा बहुत जोरों पर होती है। महाराष्ट्र में जो हुआ क्या वो यूपी में होने वाला है, संकेत इस तरह के राजभर दे रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि शिवपाल यादव आने वाले वक्त में बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। अखिलेश यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव क्या ऐसा कर सकते हैं? सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि सुभाषपा प्रमुख को ऐसा लगता है। उन्होंने ये उदाहरण भी दिया है कि जैसे महाराष्ट्र में हुआ, अजीत पवार एक उदाहरण है। शरद पवार से अलग हुए, एनडीए का दामन थाम लिया, सरकार में सम्मिलित हुए, वहां पर उनका फायदा हो रहा है, ईडी से भी पीछा छूट गया है। इस तरह की बातें चर्चा का विषय बनती है। लेकिन क्या यूपी में ये सब हो सकता है? सुभाषपा प्रमुख की बातें सत्य तब साबित होंगी जब हमारे सामने कोई वाकई में बड़ा सबूत ऐसा सामने आएगा। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश से राज्यसभा उपचुनाव के लिए डॉक्टर दिनेश शर्मा को प्रत्याशी बना दिया है। 2024 इलेक्शन से जुड़ी ये अहम खबर इसलिए है क्योंकि इसके भी मायने अलग हैं। ऊपरी सदन की ये सीट बीजेपी के सांसद रहे हरद्वार दुबे के निधन के बाद खाली हो गई थी। इस सीट पर 15 सितंबर को वोट डाले जाने हैं और उसी दिन वोटों की गिनती भी हो जाएगी, फैसला भी हो जाएगा। बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरद्वार दुबे का बीते 26 जून को दिल्ली में दुखद निधन हो गया था। हरद्वार दुबे 74 साल के थे और दिल्ली के एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली थी।
आगरा के रहने वाले हरिद्वार दुबे की तबीयत अचानक से बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इससे पहले आपको बता दें कि बीजेपी संगठन में काम करने वाले पदाधिकारियों को विधान परिषद और राज्यसभा भेजा जा रहा था और ऐसा एक परंपरा का जो सिलसिला शुरू हुआ वो यहां तक चला रहा है। साल 2020 में भी बीजेपी ने ऐसा किया था, 8 नेताओं को राज्यसभा भेजा गया था। लेकिन 2024 के इलेक्शन की बात की जाए तो इस इलेक्शन में बहुत कुछ खास भी है। दरअसल खास ये है कि हरियाणा में विपक्ष की ओर से परिवार पहचान पत्र पर खूब सवाल उठाए जाते हैं। हरियाणा में यह मुद्दा आने वाले वक्त में जो पोर्टल का मुद्दा है, आपने सुना भी होगा, उसको लेकर सत्ता पक्ष अब डैमेज कंट्रोल में जुटा है। जो विपक्ष ने भ्रामक प्रचार किया, जो कि सत्ता पक्ष के नेता कहते हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने नसीहत दी। उन्होंने कहा है कि ये लाभ का एक जरिया है, कई लाभ है इसके, हानि के बजाय लाभ पर ध्यान दें। पहचान पत्र के बहुत लाभ भी हैं। आज गरीब आदमी को राशन कार्ड के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी। अब जिसके परिवार की आय 1,80,000 से नीचे की है, आज उस व्यक्ति को तुरंत पीला राशन कार्ड मिल जाता है। जो व्यक्ति 60 साल का होता है, 60 साल 1 महीने का होता है, उसको बुढ़ापा। हरियाणा में इनेलो ने जोर लगा दिया है। अभय चौटाला के नेतृत्व में पदयात्रा चल रही है, जिसे नाम दिया गया है परिवर्तन पदयात्रा। इंडियन नेशनल लोकदल के लिए ये मील का पत्थर साबित हो सकती है अगर अभय चौटाला की बात जनता की समझ में आई। और 180वें दिन ये यात्रा 10 गांवों को कवर भी करते हुए बराड़ा पहुंची और यहां पर अभय चौटाला ने जो घेरा मौजूदा सरकार को, वो एक बार फिर से दिखा रहा है कि अभय चौटाला खुलकर बोलने ही वाले हैं। कभी बूढ़ों की पेंशन काटते हैं, कभी गरीब आदमी का पीला कार्ड काटते हैं। ये तुम्हारी सारी चीजें काट रहे, तुम इनकी रात काट दो, काटते हुए नहीं काटते। अब तो बिजली के बिलों से भी परेशान हो गए। बीजेपी की रणनीति हरियाणा में पंडा प्रमुख बनाकर जीत की दहलीज तक पहुंचना नहीं बल्कि सत्ता फिर से हासिल करना भी है। पूर्ण बहुमत का सपना 2014 के बाद फिर से देखा जा रहा है। ऐसे में हरियाणा में बीजेपी के नेता और बीजेपी के कर्ता धर्ता ये कोशिश कर रहे हैं कि पन्ना प्रमुखों का हौसला बढ़ाना है तो वोट तभी मजबूत होगा, इसलिए कोशिश जारी है। चरखी दादरी में ओपी धनखड़ मौजूद थे, पन्ना प्रमुख सम्मेलन में पहुंचे। यहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया और कहा कि भारत की ओर से G20 की मेजबानी को ऐतिहासिक बताते हुए प्रधानमंत्री की वो तारीफ करते हैं। नरेंद्र मोदी की सोच को उन्होंने ऐतिहासिक सोच बताया। इसी समय एक और अवसर है G20 की बैठक का और दुनिया के 20 बड़े देश, 9 देशों को और न्योता दिया है प्रधानमंत्री जी ने, जो अपने मित्रवत देश हैं भारत के, उन सबको भी यहाँ बुलाया है। इन 9 के साथ 29 हो जाएंगे। उसके साथ दुनिया की वैश्विक संस्थाएं भी इसमें आती हैं, जैसे UNO आती है, वर्ल्ड बैंक। अब देखिए, चरखी दादरी में पन्ना प्रमुख था तो सोनीपत में भी था। वहां पर जिम्मा प्रदेश अध्यक्ष का था, यहाँ पर प्रदेश प्रभारी का था। बात हम करें बिप्लब देब के, जो कि खूब मेहनत कर रहे हैं क्योंकि उनके कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी आलाकमान ने सौंपी है कि हरियाणा में फतेह करना है। सोनीपत के बड़ौदा विधानसभा में ये पन्ना प्रमुख सम्मेलन हुआ, जहां पर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी बिप्लब देब ने कई बातें कही। उन्होंने कहा कि पन्ना प्रमुखों को हम संबोधित करते हुए सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि चुनाव को लेकर आप तैयार रहें। एक मूल मंत्र भी उन्होंने एक तरह से दिया हुआ है, रुके हुए काम पूरे होंगे, पब्लिक को आश्वासन दिए जाएं और साथ ही अपने विरोधियों पर भी निशाना साधा। प्रमुख सम्मेलन था और बड़ी मात्रा में कार्यकर्ता आए हुए हैं। मैं सबको साधुवाद देता हूं उनके माध्यम से। और जो बड़ी बात है, जो पन्ना प्रमुख जो 15 घर का मुखिया बनाया जा रहा है, उस 15 घर किसी पार्टी का भी हो, किसी पंथ का हो, उनके साथ संपर्क करें, उनके सुख दुख में साथी बने और इनके लिए 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी ने कमर कस ली है और यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए लगातार बैठकें की जा रही है। इसी के चलते रविवार की ही बात है, ऊना मंडल की बैठक जिला मुख्यालय में हुई है और यहां पर पार्टी के कार्यालय जिसका नाम दीप कमल है, यहां पर कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। खास तौर पर इस बैठक की अध्यक्षता मंडलाध्यक्ष हरपाल गिल ने की है, जबकि ऊना सदर के विधायक
पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ते भी मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कई बातें कही गई है। आने वाले वक्त में वरिष्ठ नेताओं के साथ जो बाकी नेता है, कार्यकर्ता है, कैसे बीजेपी को फिर से 4 की 4 लोकसभा सीटें जितवाए, ये बड़ा सवाल था। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में ही और उससे पहले भी झटके कई दिए थे। लोकसभा की सीट भी कांग्रेस के खाते में एक चली गई थी, लेकिन फिर भी बीजेपी के नेताओं को लगता है कि आने वाले वक्त का समय उन्हीं का है और जनता उनका साथ देगी, लेकिन इसके लिए मेहनत भरपूर करनी होगी 2024 की बात। 24 की खबर में आज के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।